नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और स्पाइडी बातें के अगले एपिसोड के साथ एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हूं। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं सोसाइटी के ऐसे लोगों से जो किसी न किसी रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और साथ ही किसी न किसी रूप में हम सभी को प्रेरित भी करते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत हैं उर्वशी उग्रवाल उर्वी, जिनसे हम आज मिलने जा रहे हैं। लेकिन आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं उर्वशी अग्रवाल उर्वी के बारे में कुछ खास बातें। आंखों में आंसू रहे, होठों पर मुस्कान, इस लक्षण के जीव को कहते हैं इंसान। ये पंक्तियां जो अभी आपने सुनी, ये है उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी की। हिंदी साहित्य में आज उर्वशी अग्रवाल उर्वी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत ही कम समय में उन्होंने गज़ल, कविता और दोहों की दुनिया में अपना बेहद सम्मानजनक स्थान बना लिया है। यूँ तो उनका लेखन नया नहीं है, फिर भी सार्वजनिक सक्रियता में ताजगी बरकरार है। बचपन कविताओं के साथ बिताते बिताते ही जीवन गज़ल से भी जुड़ गया, जो कि मीटर और पैमानों के अनुशासन के चलते एक कठिन विधा मानी जाती है। उनकी कलम में एक स्त्री के जीवन से जुड़ी पीड़ा अलग अलग रूपों और भंगिमाओं में देखने को मिलती है। हिंदी और सराइकी दोनों ही भाषाओं में उर्वशी समान अधिकार से लिखती हैं। हम आपको बता दें कि सराइकी भारतीय आर्य परिवार की ही एक भाषा है और ये पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भाग के अलावा राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर व श्री गंगानगर आदि हिस्सों में भी बोली जाती है। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं। उर्वी जी आकाशवाणी द्वारा आयोजित हिंदी व सराइकी के कई काव्य प्रसारणों में कविता पाठ कर चुकी हैं। अनेक टीवी चैनलों के कार्यक्रमों में कविताएं व गज़लें भी प्रस्तुत कर चुकी हैं। अब तक लगभग 1000 हिंदी कविताओं व 500 गज़लों का सृजन कर चुकी हैं। हाल ही में आई इनकी पुस्तक मैं शबरी हूँ राम की बहुत चर्चा में है। इसके अलावा भी उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी कई पुस्तकों को लिख चुकी हैं और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशनाधीन भी हैं। दिल्ली व उसके आसपास होने वाले कवि सम्मेलनों एवं मुशायरों में इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। काव्य मंच संचालन में सिद्धहस्त हैं एवं कई सफल कवि सम्मेलनों, काव्य गोष्ठियों का संचालन कर चुकी हैं। तो ये तो थी उर्वशी उग्रवाल उर्वी जी के बारे में कुछ खास बातें। चलिए उनसे जुड़ी कुछ और बातें सीधे उर्वशी जी से ही जानते हैं। कोरोना काल जब आया तो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तो 1-2 दोहे मैंने पहले से ही कहे हुए थे शबरी पर। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए जो नया है। और फिर जब शबरी के ये 2 दोहे पसंद किए जा रहे थे तो मैं इस शबरी की यात्रा को आगे लेकर चली। और जब देखा तो मुझे इसके बारे में कुछ खास साहित्य मिला नहीं। तो जैसे तैसे गूगल जी का धन्यवाद, वहाँ से कुछ एक जितना भी मुझे मिला मैंने उस पर पढ़ा और दोहों के माध्यम से मैंने शबरी को एक पूरी किताब उस पर लिखी। और शबरी की आत्मकथा इसको कह सकते हैं, शबरी के बारे में कह सकते हैं। तो ये सफ़र बहुत रोचक रहा मेरे लिए कि कोरोना था, हम सब घर पे भी थे और इस तरीके से मेरी यात्रा आगे चली। हाँ दामिनी, वास्तव में जो स्त्री है उसके बहुत सारे किरदार होते हैं। स्त्री एक माँ भी है, बहन भी है, बहू भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। इन सब किरदारों को निभाते हुए स्त्री अपने फेस पर कभी कोई शिकन नहीं आने देती ना, इसीलिए उसको बोल्ड और ब्यूटीफुल कहा जाता है। और वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। अंदर ही अंदर स्त्री ज़रूर आत्मसात करती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को, और वो फेस पर नहीं आने देती। यही स्त्री को एक बोल्ड और ब्यूटीफुल बनाती है, यही बात मेरे ख्याल से। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही कहा दामिनी आपने कि मैं स्वाद्य सुखाए के लिए ही लिखती थी, कहती थी। और ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक कैसे हुआ मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं पवन अग्रवाल जी, मैं उनको इसका क्रेडिट देती हूँ। मैं लिखती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं लिखती हूँ तो ये क्या है।
तो सिंस वो एक पब्लिशर हैं तो उन्होंने कहा है कि कवियत्री हो, ये कविताएं हैं। तो मैंने कहा अगर कविताएं हैं तो इससे पहले मैं बिना सोचे समझे इनको पोस्ट कर दिया करती थी सोशल मीडिया पर। तो कहते हैं ना कि वो वाह मिलती थी, आह मिलती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। इतना अच्छा उस वक्त नहीं था, भाव अच्छे थे लेकिन मीटर वगैरह का कुछ पता नहीं था। खैर ये यात्रा आगे चल पड़ी। तो फिर मुझे लगा जब मैं लिख ही रही हूँ तो क्यों ना मैं एक सब्जेक्ट पे लिखूँ, एक विषय पे लिखूँ। और इसका फिर मैंने कंप्लीट एक रोड मैप बनाया और सोच विचार कर लिखना शुरू किया। और आज आपके हाथों में मैं शबरी हूँ राम की पुस्तक है, और दूसरी जो मेरी पुस्तक है व्यथा कहे पांचाली। तो 2 पुस्तकें इस तरीके से पवन जी के सहयोग से, प्रोत्साहन से मैं लिख पाई। व्यथा कहे पांचाली शीर्षक अपने आप में बोल रहा है। ये पांचाली की आत्मकथा है। तो कथा नहीं, व्यथा है। अच्छा। नहीं, ये पांचाली है। ये मूल पांचाली मूल चौपाई संग्रह है, और जो मैं शबरी हूँ राम की वो दोहा संग्रह है। ठीक है। मैं कवि हूँ। इससे पहले मैं गृहिणी थी, पत्नी थी, बेटी थी, माँ थी, जिसको कि मैं बखूबी निभा रही थी। और बताना चाहती हूँ कि मैं बिज़नेस वूमेन भी थी। बिज़नेस तो मैं आज भी कर रही हूँ, और आज मैं हाउस मेकर के साथ साथ एक कवियत्री हूँ ना। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, इस समाज का शुक्रिया जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एक कवियत्री के रूप में। पवन जी का शुक्रिया ख़ास तौर पर, उन्होंने मुझे सहयोग दिया, मुझे प्रोत्साहन दिया, और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि मेरी किसी भी छोटी सी कामयाबी के पीछे भी मेरे पति का हाथ है, जिन्होंने निरंतर मुझे मोटिवेट किया है, प्रोत्साहन दिया है, सहयोग किया है मेरे साथ। क्योंकि उन्हीं के टाइम से सब कुछ कट रहा है। उनको टाइम प्रॉपर मैं दे नहीं पाती हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि जो एक कवि या कवियत्री होती है वो अपने लेखन में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके इस चैनल के थ्रू। मेरे लिए लेखन एक प्रायोरिटी है। सिंस मैं लिख रही हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा लिखा हुआ समाज को प्रेरणा दे। कुछ मैं ऐसा लिख सकूँ कि कोई उसको पढ़े तो लगे कि यस, इसमें कुछ है, इसे पढ़ना चाहिए। मीन्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो प्रेरणादायक हो। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि, और ये मंचों पे चल भी रहा है आजकल, कि अपने स्तर से समझौता करके नोक झोंक या फिर मीन्स वो बात वहाँ नहीं मैं देखती। इसलिए शायद आज मैं ज़्यादा मंचों पर देखी नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये समझौता मैंने नहीं किया। मुझे वो चुटकुले सुनना भी पसंद नहीं है, तो मैं बोल कैसे सकती हूँ। तो एक हम गंभीर लेखन शैली के मीन्स लिखते हैं, वहाँ से आते हैं, और इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम किन मंचों का चुनाव करें, कहाँ जाएं। और मंच से ही कवि और कवियत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, राइट। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मीन्स मंचीय कवियत्री मैं कहलाना भी नहीं चाहती। मैं अपने लेखन को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, करती रहूँगी। और मंच मिले ना मिले, मेरी किताबों को ही लोग पढ़ लें और मुझे वहीं एक प्रोत्साहन मिल जाए, उनका प्यार मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल टिप्स देना चाहूँगी कि फोकस कंसंट्रेट होके काम करें, और मंच की तरफ तो बिल्कुल ना भागें। अगर कोई लेखक या लेखिका ये सोचता है कि या सोचती हैं कि हमने लिख लिया तो मंच पर इसका गायन करें, इसको बोलें, इसका वाचन करें, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लिखें, स्वांत सुखाए के लिए लिखें और पत्रिकाओं में भेजें उसे, और अपने बड़े लोगों को जो कि हमसे सीनियर्स हैं उनको दिखाएं कि आप कैसा लिख रहे हैं। उसके बाद आप तय करें कि आपने किस विषय पर लिखना है, उस विषय पर रिसर्च करें, तभी आप अपने मीन्स इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बिना रिसर्च के काम नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी कि स्त्री के बहुत सारे किरदार होते हैं, स्त्री को हर किरदार में जीना पड़ता है, और बावजूद कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने फेस पर शिकन आने नहीं देती, मुस्कुराती रहती है। तो एक कविता है इस बात पर मेरी, नारी शक्ति को नमन करते हुए कविता सुनाती हूँ कि आसान नहीं होता एक बेटी होना। बेटी होने के लिए
बहुत समझदार और संस्कारी होना पड़ता है। एक बेटी को, फिर से कहती हूँ, आसान नहीं होता एक बेटी होना। बेटी होने के लिए बहुत समझदार और संस्कारी होना पड़ता है। जन्म देने के लिए माता पिता का आभारी होना पड़ता है। आसान नहीं होता एक बेटी होना। आसान कहाँ होता है पत्नी होना। पत्नी होने के लिए सहनशील होना पड़ता है। आपके सभी सवालों का जवाब दे रही हूँ मैं इस कविता के माध्यम से। आसान कहाँ होता है एक पत्नी होना। पत्नी होने के लिए सहनशील होना पड़ता है। कभी कभी तो मीठी और कभी कभी नमकीन होना, खारी झील होना पड़ता है, नमकीन होना पड़ता है। काफ़ी मिलाने ज़रूरी होते हैं। कभी कभी तो मीठी और कभी कभी तो बहुत खारी झील होना पड़ता है। आसान नहीं होता एक बहन होना। बहन होने के लिए होशियार होना पड़ता है। बहन होने के लिए होशियार होना पड़ता है। एक बहन को एक माँ की ही तरह जिम्मेदार होना पड़ता है। आसान नहीं होता एक बहन होना। आसान नहीं है एक घर की बहू बनना। मैं देखती हूँ अक्सर बेटी के लिए कहा जाता है, माँ के लिए कहा जाता है, बहन के लिए कहा जाता है, बहुओं के लिए बहुत कम कहा जाता है। तो मैं सिंस एक परिवार की एक घर की बहू भी हूँ, तो और बहुत सारी बहुओं को ये पंक्तियाँ मैं समर्पित करते हुए कहती हूँ कि आसान नहीं है एक घर की बहू बनना। बहू होने के लिए सर्वगुण संपन्न होना पड़ता है। कांटों भरी गृहस्थी में भी मधुबन होना पड़ता है। आसान नहीं होता एक बहू होना। आसान नहीं है, भाभी के लिए भी कम कहा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ भाभी के लिए भी कहा है। आसान नहीं है भाभी होना। भाभी होने के लिए कभी माँ, कभी बहन, तो कभी सहेली बनना पड़ता है। भाभी होने के लिए कभी माँ, कभी बहन, तो कभी सहेली बनना पड़ता है। घर में सभी के लिए आसान सी पहेली बनना पड़ता है। आसान नहीं होता एक भाभी होना। और सबसे अहम और सबसे ज़रूरी, जिस पर सब लिखते हैं, मैंने भी लिखा है, लेकिन मैंने किस तरीके से लिखा है आप देखिएगा कि सबसे अहम और सबसे ज़रूरी, बिल्कुल आसान नहीं होता एक माँ बनना। बिल्कुल आसान नहीं होता एक माँ बनना। माँ बनने के लिए उंगलियों को चम्मच, हथेलियों को तश्तरी होना पड़ता है। माँ बनना आसान नहीं होता साहेब। माँ बनने के लिए स्त्री होना पड़ता है, और स्त्री होना आसान नहीं होता। बहुत धन्यवाद। तो ये नारी शक्ति को नमन करते हुए ये कविता मैं उन सब नारियों को समर्पित करती हूँ। तो उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी से ये थी हमारी बहुत छोटी सी मुलाकात, लेकिन उम्मीद है कि आपने इस मुलाकात को पसंद किया होगा। उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, ये आप हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम उनसे जुड़ी जानकारियाँ और आपके सामने ला सकें। और साथ ही आप किस तरह की पर्सनालिटी से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी आप हमें अपने सुझाव के द्वारा बताना ना भूलें। और तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।